बच्चों, वेलकम टू ज़ील क्लासेस। और मेरा नाम है पंकज और आज हम पढ़ने वाले हैं साउंड, क्लास 9th का साउंड। तो साउंड से क्या समझते हैं भाई? जो भी हमारी आवाज़ है डे टू डे लाइफ में, जो हम लोग अ, हम बात करते हैं और कानों से सुनते हैं, तो वो एक साउंड है। ठीक है? तो मैं कुछ बोलूँगा और उसके बाद आप कुछ सुनेंगे, तो वो किसके थ्रू जाएगा? एक मीडियम के थ्रू जाएगा और वो क्या होती है? साउंड होती है। साउंड अलग अलग तरह की होती है। जैसे भाई हम लोग जो बोलते हैं वो अलग साउंड है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस करते हैं साउंड, वो अलग तरह की साउंड होती है। तो साउंड वो अलग अलग डिपेंड करता है उसकी क्या प्रॉपर्टी है साउंड की। ठीक है? वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, उसका एम्पलीट्यूड वगैरह जो भी चीज़ें हैं हम आगे पढ़ेंगे। तो ये है चैप्टर क्लास 9th का साउंड और ये है इंट्रोडक्शन। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साउंड पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेव क्या होती है। वेव, जैसे इसमें लिखा मैंने नोट कर रखा है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम विच मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड कैरीज एनर्जी विदाउट नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो वेव क्या है? वेव एक एक डिस्टर्बेंस है एक मीडियम में, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का तरीका है। इट में टेक्स द फॉर्म ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन और अ वेरिएशन ऑफ प्रेशर। कुछ भी नहीं है, जो प्रेशर जैसे मैंने कुछ बोला, तो वो किसके थ्रू जाएगा? वेव के थ्रू जाएगा। ठीक है? तो वेव जो होती हैं, जैसे रबर कॉक ऑन द वाटर दैट गोज अप एंड डाउन व्हेन रॉक फॉल्स इनटू वाटर क्रिएट्स अ रिपल। ठीक है? क्या हुआ? जैसे मैंने एक रबर कॉक ली और मैंने उसको पानी में डाल दिया। मैंने एक रबर कॉक ली, उसको मैंने पानी में डाल दिया, और जैसे ही पानी के अंदर एक रॉक जाएगा, तब ये वेव की तरह ये नीचे ऊपर है हो। ठीक है? तो कॉक क्या करेगा? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन करेगा। तो ये एक वेव है। पार्टिकल मोशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स में हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एक बच्चों होती है ट्रांसवर्स वेव, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो वेव क्या हो गया? एक डिस्टर्बेंस हो गया मीडियम में, ताकि हम लोग कोई चीज़ आगे पहुंचा सकें। ठीक है? तो अब उसमें दो तरह के होते हैं, एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में बच्चों क्या होता है कि जो पार्टिकल होता है वो परपेंडिकुलर मूव करता है वेव मोशन के। सपोज वेव मोशन इस तरफ है, तो पार्टिकल कहाँ मूव करेगा? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है हमारी? ऐसी। ठीक है? तो पार्टिकल कहाँ मूव करेगा? परपेंडिकुलर। ठीक है? ये किस तरह की वेव है? जैसे लाइट वेव। ठीक है? लाइट वेव इस तरीके से ट्रैवल करती है ट्रांसवर्स वेव्स की फॉर्म में। दूसरा आता है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल ट्रैवल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। ठीक है? तो पार्टिकल कैसे मूव करेंगे? पैरेलल। पार्टिकल कैसे मूव करेंगे? पैरेलल। ठीक है? तो मतलब अगर वेव मोशन भी ऐसी है, पार्टिकल भी पैरेलली ट्रैवल करेंगे। ओके? पार्टिकल यूँ ट्रैवल करेंगे पैरेलल टू द वेव मोशन। दिस इज ऑल्सो अ मैकेनिकल वेव। ये भी मैकेनिकल वेव है। इसका एग्जाम्पल है साउंड वेव्स। दो तरह की मैकेनिकल वेव्स हुई, एक हुई ट्रांसवर्स वेव, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर ट्रैवल करता है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो पार्टिकल्स हैं वो पैरेलल मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है लाइट वेव्स, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जाम्पल है साउंड वेव्स। ओके? अब इंट्रोडक्शन है साउंड का। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। एक एक तरह की एनर्जी है जो क्या प्रोड्यूस करती है? सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, ताकि हम उसको सुन सकें। ठीक है? एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है ताकि हम उसको सुन सकें। इट इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन के थ्रू। जो भी चीज़ वाइब्रेट करेगी वो साउंड प्रोड्यूस करती है।
जैसे हमारे नेक के अंदर क्या है, एक हमारे अंदर एक डिवाइस है जो वाइब्रेट करता है और जो हमें साउंड प्रोड्यूस करता है। साउंड प्रोड्यूस होने के बाद वो तुम्हारे ईयर ड्रम्स तक पहुंचती है और तुम उसको सुन सकते हो। ठीक है, तो अब साउंड कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। और कहाँ कहाँ से ट्रैवल होती है, साउंड एयर में भी ट्रैवल होती है, वाटर में भी ट्रैवल होती है और सॉलिड में भी ट्रैवल होती है। यानी साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। ठीक है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। और मीडियम कौन सा हो सकता है बच्चों, एयर, वाटर एंड सॉलिड्स। सॉलिड किसी में भी मेटल है उसमें भी साउंड ट्रैवल करती है। ठीक है, नाउ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स फ्रॉम मीडियम टू अ लिसनर। साउंड, जब कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करता है तब क्या होता है, वो ट्रैवल करता है एक मीडियम में, एक मीडियम में ट्रैवल करता है और कहाँ तक पहुँचता है, सुनने वाले तक, लिसनर तक। द मीडियम कैन बी सॉलिड, मीडियम कोई से भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो बच्चों वाटर में अंदर भी साउंड हमें सुनाई देता है, सॉलिड में भी सुनाई देगा। जैसे आपने कभी रेल की जो ट्रैक्स होते हैं, अगर उस पर कान लगाया हो, बचपन में बहुत लोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ट्रेन अगर आने वाली होती है तो वो हमें जो ट्रेन की जो ट्रैक्स होते हैं उसमें पहले सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि जो साउंड है वो सॉलिड में भी अच्छी तरीके से ट्रैवल करता है और बहुत ही तेज़ी से ट्रैवल करता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर। अब पढ़ते हैं कि एयर में साउंड कैसे ट्रैवल करता है। जैसे मैंने एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया, ट्यूनिंग फॉर्क क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। अब मैंने क्या करा कि ट्यूनिंग फॉर्क को मैंने स्टक किया किसी हार्ड मेटल से या हार्ड ऑब्जेक्ट। तो ट्यूनिंग फॉर्क क्या करेगा, क्या करेगा, ट्यूनिंग फॉर्क जैसे पहले ही था ये स्टेबल था, उसके बाद ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करने लगा। वाइब्रेट करने के बाद क्या होगा, ये अपनी एनर्जी अपने पास वाले पार्टिकल्स को दे देगा। ठीक है, और पास वाले पार्टिकल जैसे ही एनर्जी जाएगी तब वहाँ पे क्या बनेगा, कंप्रेशन बनेगा। ठीक है, मैंने इसको कंप्रेशन कर दिया। कंप्रेशन करने के बाद क्या हुआ, जैसे इसने ट्यूनिंग फॉर्क ने इसकी अपनी एनर्जी इसको दे दी, यहाँ पे कंप्रेशन हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी पार्टिकल्स दूर दूर थे, यहाँ पे ऑलरेडी पार्टिकल्स दूर दूर थे तो यहाँ रेयर फ्रैक्शन। जहाँ पार्टिकल पास आ जाएंगे उसको बोलते हैं कंप्रेशन, और जहाँ पार्टिकल्स दूर होंगे उसको बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, अभी हमें आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने इसकी अपनी इसने अपनी एनर्जी किसको दी थी, इसको दे दी है ना। नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ कि ये वाले पार्टिकल्स ने एनर्जी अपनी इनको दे दी। ठीक है, अब क्या हुआ, इन वाले पार्टिकल्स ने इनको अपनी एनर्जी इनको दे दी, के बाद इन वाले पार्टिकल अपनी एनर्जी, क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, पार्टिकल्स वहीं के वहीं हैं, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र होते होते हमारे कानों तक जाएगी और हम इसको सुन सकते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है ये देखते हैं। हाँ ठीक है, समझ में आया। तो एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है, पहले एक पार्टिकल्स, आसपास के पार्टिकल्स कंप्रेस हो जाते हैं, उनके अंदर एनर्जी आ जाती है, फिर वो एनर्जी पास वाले पार्टिकल्स को देते हैं, ये वाले फ्री हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और जो वाइब्रेशन आया तो एनर्जी इनको मिल गई। ठीक है, अभी हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे कंप्रेशन हो गया, फिर ये एनर्जी यहाँ आ गई, कंप्रेशन हो गया, फिर एनर्जी ये यहाँ पे आ गई, कंप्रेशन हो गया, ये एनर्जी यहाँ पे आ गई, फिर कंप्रेशन हुआ और इस तरह से कंप्रेशन आगे जब बढ़ते जाते हैं और एनर्जी बढ़ती जाती है आगे, जब तक कि लिसनर तक ये आवाज़ ना पहुँचे। अब देखिए, ये जो कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी पार्टिकल्स की, ये वेव फॉर्म में बताया मैंने। ये जो ऊपर वाला है ये है कंप्रेशन, ये जो ऊपर वाला है ये हुआ कंप्रेशन, और ये नीचे वाला है इसको बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन, बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, एक मैं बता देता हूँ। ये हुआ कंप्रेशन, टी से हुआ कंप्रेशन, और आर से हुआ रेयर फ्रैक्शन।
अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको वापस एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। C से कंप्रेशन, R से रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कंप्रेशन होगा, फिर नीचे ये क्या बता रहा है, रेयर फ्रैक्शन बता रहा है। फिर ये कंप्रेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल आस पास में आ जाएंगे बहुत, और फिर पार्टिकल रेयर फ्रैक्शन में दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, और इस तरीके से एनर्जी आगे बढ़ती है। ये वेव फॉर्म में मैंने बता दिया आपको कैसे एनर्जी ट्रांसफर करती है। इसको बोलते हैं क्रस्ट, कंप्रेशन को क्रस्ट भी बोलते हैं, इसको ट्रफ भी बोलते हैं। ठीक है, क्रस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। साउंड एक मैकेनिकल वेव है और इसको हमेशा एक मीडियम की ज़रूरत है ट्रैवल करने के लिए। साउंड बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है, इसको हमेशा मीडियम चाहिए ताकि वो ट्रैवल कर सके। सॉलिड में ट्रैवल कर सकता है, लिक्विड में ट्रैवल कर सकता है, गैस में ट्रैवल कर सकता है, लेकिन वैक्यूम में साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता। जैसे हम स्पेस में जाएं, तो स्पेस में अगर हम लोग एक दूसरे से बात करना चाहें, हमारे पास अलग डिवाइसेस होते हैं और उसमें ट्रैवल नहीं करता। तो साउंड ट्रैवल्स थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैसेस बट डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। तो स्पेस में हम लोग बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है ट्रैवल करने के लिए। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, अभी बता ही दिया मैंने। साउंड वेव्स में क्या होता है, प्रोपोगेट्स इन अ मीडियम इन अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। मैंने अभी सब बता दिया कि कैसे कंप्रेशन होता है, कैसे रेयर फ्रैक्शन होता है। जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं कंप्रेशन। और जहाँ पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और मिनिमम एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस फॉर्म में ट्रैवल करता है और सीरीज रहती है, एक कंप्रेशन, एक रेयर फ्रैक्शन, एक कंप्रेशन, एक रेयर फ्रैक्शन की एक सीरीज बनती है और पार्टिकल्स इजीली ट्रैवल करते हैं। इन दीज वेव्स द पार्टिकल्स मूव बैक एंड फोर्थ। पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, बैक एंड फोर्थ। साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कैसे ट्रैवल करते हैं, अभी बताया था मैंने, बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करते हैं। बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू अ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करेंगे, इस तरीके से ट्रैवल करेंगे। ठीक है, देयर इज अनदर काइंड ऑफ वेव कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। इन दीज वेव्स द पार्टिकल्स ऑसिलेट। अच्छा, ये भी बता दिया मैंने क्या, अभी सब पढ़ा था हमने कि ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं जिसमें पार्टिकल्स पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर ट्रैवल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए साउंड वेव। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, वेवलेंथ होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, टाइम पीरियड होता है, पिच होता है, एम्पलीट्यूड होता है, स्पीड, क्वालिटी। ओके, तो एक एक करके पढ़ेंगे। साउंड वेव कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स फ्रिक्वेंसी, amplitude and speed. Sound can be graphically represented as a wave. There is a changes in the density and pressure as the sound moves in a medium. जैसे मीडियम में साउंड ट्रैवल करती है तब वहाँ पे क्या होता है, उसकी डेंसिटी चेंज होती है, उसका प्रेशर चेंज होता है, ये सब चीज़ें उसकी चेंज होती हैं। जैसे जैसे साउंड ट्रैवल करता है डेंसिटी और प्रेशर दोनों चेंज करता है। ठीक है, कंप्रेशन आर द रीजन ऑफ हाई प्रेशर। कंप्रेशन मैंने बताया था कि उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत पास पास आ जाते हैं, और पार्टिकल बहुत पास पास हो जाते हैं तो डेंसिटी हाई हो जाती है और प्रेशर भी हाई हो जाता है। ठीक है, और पार्टिकल बहुत क्राउडेड हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको किससे बोलते हैं, कंप्रेशन को अपर पोर्शन से। ये मैंने ग्राफ बनाया, इसमें किससे बताते हैं, अपन पोर्शन से बताएंगे। ये है कंप्रेशन। Rare fraction are the region of low pressure and density where the particles are spread out and are represented by the lower portion. Rare fraction में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हो जाते हैं और उनकी डेंसिटी कम हो जाती है और प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी, यहाँ पे होता है हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी, यहाँ पे लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी। दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन, दिस इज कॉल्ड रेयर फ्रैक्शन। द डिस्टेंस बिटवीन compression or two consecutive
अच्छा, इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ। इसको बोलते हैं क्रस्ट और इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, ये है क्रस्ट। ठीक है, ये हो गया क्रस्ट। या क्रस्ट, और ये हो गया ट्रफ। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ट्रफ, तो ये क्रस्ट हुआ और ये भी क्रस्ट हुआ, ये ट्रफ हुआ, ये भी ट्रफ हुआ। तो दो कंजिक्यूटिव क्रस्ट और दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच में ये बताया गया है, ये रहा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। ये बता रखा है वेवलेंथ, दो कंजिक्यूटिव क्रस्ट और दो कंजिक्यूटिव ट्रफ। ठीक है, ये भी वेवलेंथ हो जाएगी, ये बता रखा है, ये भी वेवलेंथ है। यहाँ से लेके यहाँ तक भी वेवलेंथ हो जाएगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी वेवलेंथ। तो ये सारी वेवलेंथ ये सब बराबर रहेगी। ठीक है, ये इनिशियल से लेके फाइनल कंप्लीट एक वेव हो रही है, उसको भी वेवलेंथ बोलेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी वेवलेंथ है लैम्डा। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंजिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल लैम्डा। तो एक लैम्डा सिंबल है, उससे डिनोट करते हैं, तो डिनोट करेंगे एक लैम्डा सिंबल से, इज डिनोटेड बाय लेटर सिंबल लैम्डा। ये होती है वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव, तो फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या होती है, व्हेन अ साउंड वेव इज प्रोपोगेटेड, जब भी साउंड वेव ट्रैवल करती है एक मीडियम में, तब उसकी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ ए मीडियम, एक होती है डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है और मिनिमम होती है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ए मीडियम फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू एंड अगेन टू मैक्सिमम कॉल वन ऑसिलेशन। तो यहाँ से वन ऑसिलेशन क्या हुआ, ये पूरा एक वन ऑसिलेशन हो गया। ठीक है, ये पूरा एक वन ऑसिलेशन हो गया। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम या पर यूनिट सेकेंड, इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। यानी एक सेकंड में ये कितने ऑसिलेशन कर रहा है, जैसे मैंने ये बताया एक ऑसिलेशन कितना होता है, ऊपर से यहाँ से लेके पूरा एक कंप्लीट। ठीक है, तो एक सेकंड में ये कितने ऑसिलेशन कर रहा है, इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। सपोज मैंने कुछ बोला, उसके बाद क्या हुआ, एक सेकंड में मैंने मेरी वॉइस ने 100 ऑसिलेशंस कंप्लीट किए, तो मेरी साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 100। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं एक को डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं हर्ट्ज। ठीक है, एक सिंबल होता है ग्रीक लेटर एन यू, और इसको यूनिट होती है हर्ट्ज, है ना, ये फ्रीक्वेंसी होती है। न्यू भी बोलते हैं इसको, न्यू, तो क्या डिनोट करते हैं, न्यू। ओके, फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट करते हैं, न्यू से। ये वाई की तरह होता है थोड़ा सा, और इसको बोलते हैं न्यू। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं, थोड़ा इस तरीके से बनाते हैं, इसको बोलते हैं न्यू, और इसकी यूनिट होती है हर्ज, HERTZ, हर्ज, है ना, HZ। बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसकी यूनिट होती है हर्ज। और नंबर ऑफ हर्ज मतलब अगर मैं बोलूँगा फ्रिक्वेंसी है, तो जितने ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगी एक सेकंड में, वो उस साउंड सोर्स की फ्रिक्वेंसी होगी। सपोज कोई गिटार है तो उसकी फ्रिक्वेंसी अलग होगी, मैं बोल रहा हूँ तो उसकी फ्रिक्वेंसी अलग है। इस तरीके से सारे जितने भी मीडियम होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। जैसे मैंने ट्यूनिंग फॉक बताया था, पीछे मैंने बताया था आपको ट्यूनिंग फॉक, है ना, ये वाला, ये भी अलग अलग फ्रिक्वेंसी के आते हैं। कोई ट्यूनिंग फॉक 100 120 हर्ट्ज, का मतलब हुआ कि एक सेकंड में 100 टाइम्स वाइब्रेट करेगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी 100 हर्ट्ज। अगर 200 उसकी फ्रिक्वेंसी है तो एक सेकंड में 200 टाइम्स वाइब्रेट कर रहा है, यानी 200 ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी हो गया। इसके बाद होता है टाइम पीरियड ऑफ ए वेव, द टाइम टेकन फॉर चेंज इन डेंसिटी ऑफ ए मीडियम फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू। यही टाइम पीरियड था, कुछ भी नहीं है।
जैसे ये वेव थी, एक वेव कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी फ्रीक्वेंसी क्या थी, नंबर ऑफ ये पूरा एक कितने ये प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड क्या है, ये एक वेव कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है उसको, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। आप उसके टिपिकल इसमें नहीं जाए डेफिनेशन में। टाइम टेकन फॉर चेंजेस इन डेंसिटी ऑफ ए मीडियम फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम से लेके मिनिमम वैल्यू में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और ऐसे ही बोल सकते हैं टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इन द डेंसिटी ऑफ ए मीडियम कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ ए साउंड वेव। इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और अगर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में हम लोग, और यूनिट तो पता ही है टाइम पीरियड की क्या होती है, टाइम पीरियड की यूनिट होती है सेकेंड। टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। और अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में हम लोग रिलेशन बताना चाहें तो बता सकते हैं T इज इक्वल टू 1/न्यू और V न्यू इज इक्वल टू 1/T। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1/फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/टाइम पीरियड। डिफरेंस समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, कितने ऑसिलेशन एक सेकेंड में कर रहा है। और टाइम पीरियड क्या होता है कि एक ऑसिलेशन में कितनी देर लगी। ठीक है, और दोनों में रिलेशन क्या होता है, रेसिप्रोकल का। T इज इक्वल टू 1/न्यू और न्यू इज इक्वल टू 1/T। न्यू इज इक्वल टू 1/T। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड वेव। एम्पलीट्यूड क्या होता है, कुछ भी नहीं है, जो हमने ये वेव बताई थी, ये ट्रैवल कर रही थी यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो इतनी दूर जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। पार्टिकल्स की जो अच्छा ये जो पोजीशन है, ये है जो सिंपल जा रही है, इसको बोलेंगे मीन पोजीशन। ये पोजीशन है, इसको बोलेंगे मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन है और पार्टिकल्स इतनी दूर जा रहे हैं मीन पोजीशन से। तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है पार्टिकल्स का, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस कुछ भी नहीं है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस जो पार्टिकल्स का है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड और ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो मीन पोजीशन द एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड वेव इज हाइट ऑफ द क्रस्ट और टफ। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्रस्ट की हाइट कितनी है या टफ की हाइट कितनी है, वो भी एक एम्पलीट्यूड है। या मैं बोलूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है दैट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको डिनोट करते हैं अ लेटर कॉल्ड ए, वो ए लेटर से डिनोट करते हैं। अब होता है नोट। नोट ऑफ ए साउंड सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी है तो उसको क्या बोलेंगे, टोन, है ना। और अगर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी से कोई साउंड बन रही है दैट इज कॉल्ड नोट। ठीक है, अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी है साउंड में तो उसको बोलेंगे टोन, और बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है तो उसको बोलेंगे ओके। अब आती है क्वालिटी ऑफ साउंड। तो क्वालिटी ऑफ साउंड जैसे हमने पता है कि कोई हमें आवाज़ साउंड जो है बहुत अच्छी लगती है और कोई साउंड हमें बहुत बेकार लगती है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड, है ना। तो वो किस किस पे डिपेंड करता है, पिच और लाउडनेस पे, पिच और लाउडनेस। ठीक है, द रिचनेस ऑफ टाइम इज कॉल्ड रिचनेस और टिम्बर ऑफ a sound is called quality. Sound with same pitch and loudness can be distinguished based on quality. Music is pleasant to the ears while noise is not. एक होती है म्यूजिक और एक होती है नॉइस, लेकिन दोनों में लाउडनेस और पिच सेम हो सकती है। ठीक है, कैसे होती देखते हैं। अब स्पीड ऑफ ए साउंड। साउंड ट्रेवल्स थ्रू डिफरेंट मीडियम एट डिफरेंट स्पीड, है ना। तो साउंड जो है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड में ट्रैवल करता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम किस पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम। जो जैसा मीडियम होगा साउंड की स्पीड वैसी ही होगी। यानी एयर में जो होगा उसकी इसमें साउंड की स्पीड अलग होगी, वाटर में साउंड की स्पीड अलग होगी और सॉलिड्स में साउंड की स्पीड अलग होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होती है, सॉलिड्स में,
उससे कम होती है लिक्विड्स में, और सबसे कम जो स्पीड होती है साउंड की वो होती है गैसेस में। जो एयर में अच्छा, वो प्रेशर पे भी डिपेंड करती है, लेकिन अभी जो है साउंड की स्पीड वेरी करती है एयर में 331 मीटर पर सेकेंड टू 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एयर में भी वेरी करती है साउंड की स्पीड, ऐसा नहीं है कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो एयर में साउंड की स्पीड कितनी होती है 331 मीटर पर सेकेंड टू 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, when a source emits sound with a speed greater than the speed of sound in air, it creates a sonic boom। अच्छा, ये उसके लिए है जो जब जब भी कोई सोर्स साउंड प्रोड्यूस करता है और उस सोर्स की स्पीड अगर साउंड से ज़्यादा है, सपोज कोई फाइटर प्लेन है और फाइटर प्लेन स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा तेज़ चल रहा है, उड़ रहा है, तो वो एक प्रोड्यूस करेगा सॉनिक बूम प्रोड्यूस करेगा, है ना। जो एक क्या प्रोड्यूस करेगा सॉनिक बूम, और वो क्या प्रोड्यूस करेगा शॉक वेव प्रोड्यूस करेगा, है ना, और जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी। उस एनर्जी की वजह से हमें बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। जैसे पहले एक प्लेन चलते थे, बीच में स्टार्ट हुए थे जो सुपरसोनिक प्लेन्स थे, पैसेंजर प्लेन्स थे, ठीक है, लेकिन वो इतनी आवाज़ होती थी उसकी वजह से, इतनी आवाज़ होती थी इसकी वजह से लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस होता था। ठीक है, और फिर धीरे धीरे वो बंद हो गए। लेकिन अभी जो फाइटर प्लेन्स होते हैं उनकी स्पीड साउंड से ज़्यादा ही होती है, तो जब भी वो निकलते हैं एक सॉनिक बूम बहुत ही तेज़ आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, की वजह से बहुत लोग डर भी जाते हैं अगर वो नाइट में निकले ना, बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड, अगर वो स्पीड ऑफ साउंड से तेज़ चलेंगे तो एक सॉनिक बूम प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी और बहुत ही तेज़ आवाज़ आएगी। ठीक है, अब साउंड की स्पीड क्या होती है, v होती है, साउंड का फॉर्मूला क्या होता है एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। स्पीड ऑफ साउंड किस में मेजर होगी मीटर पर सेकेंड, ये तो पता ही है। v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, एफ इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी, लैम्डा इज इक्वल टू वेव। हम किसी भी वेव की हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। एफ इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी वैसे न्यू करते थे, या न्यू भी लिख सकते हैं, एफ भी लिख सकते हैं, और लैम्डा वेव लेंथ। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, लाइक लाइट साउंड वेव्स आल्सो फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे लाइट में हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, लाइट क्या होती है रिफ्लेक्ट होती है, लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है, तो इसी तरीके से साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है। इट बाउंसेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। साउंड क्या होती है रिफ्लेक्ट होती है ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब इको क्या होती है, with the phenomena where sound produces here again due to reflection। आपने कभी पहाड़ों पे गए होंगे, तो पहाड़ों पे क्या होता है, जैसे मैं कुछ आवाज़ लगाता हूँ तो वो 1 या 2 सेकंड बाद वो आवाज़ वापस आती है, तो वो आवाज़ क्या होती है इको होती है। जैसे बंद कमरा, बड़ा हॉल है आपके घर में और उसमें कुछ भी सामान नहीं है, और आपने आवाज़ लगाई तो वो 1 सेकंड बाद वो आप तक वापस आएगी, तो वो साउंड रिफ्लेक्ट होने के बाद वो आपके कानों तक पहुँचे, दैट इज़ कॉल्ड इको। To hear a distinct echo, the time interval between the original and the reflected sound must be at least 0.1 सेकेंड। यानी जैसे ही मैंने बोला और वो साउंड रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर 0.1 सेकेंड के बाद आती है तो मुझे इको सुनाई देगी, अदरवाइज मुझे इको सुनाई नहीं देनी। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस फॉर ऑब्स्ट्रक्शन और रिफ्लेक्शन सरफेस टू हियर द इको शुड बी 17.2 मीटर। ठीक है, 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब जैसे मैंने बोला और साउंड वेव एक दीवार से टकराई, दूसरी दीवार से टकराई, तीसरे फिर मेरे कान पे आई, मतलब जो 2 या 3 दीवारों से टकराई वो टोटल डिस्टेंस 17.2 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर अगर सीधी बात करूँ, अगर बहुत बड़ा हॉल है 17 मीटर लंबा और मैंने आवाज़ लगाई तो 17 मीटर यानी 17 मीटर जो वहाँ तक गई और फिर मेरे कानों तक आई। ठीक है, तो 17 मीटर लंबा हॉल होगा तभी मुझे इको सुनाई देगी, अदरवाइज इको सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो मल्टीपल इकोज कैन बी हियर ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब कोई साउंड मैंने लगाई तो अगर साउंड अलग अलग जगह से रिफ्लेक्ट हो रही है तो मुझे मल्टीपल इको सुनाई देंगी। ठीक है, मैं एक आवाज़ लगाऊंगा और मुझे बहुत सारी आवाज़ सुनाई देंगी, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल इको। तो इको क्या होती है, इको ये होती है कि मैंने कोई आवाज़ लगाई और 0.1 सेकेंड के बाद मेरे कानों तक वापस आती है, और दूसरी कि जो डिस्टेंस है वो
सामने वाले सरफेस का जहाँ से टकरा रही है वो 17.2 मीटर होना चाहिए। ठीक है, ये हो भी सकता है, लेकिन अगर पूरी साउंड अगर पूरा बंद कमरा है तो वो साउंड रिफ्लेक्ट होने के बाद 17.2 मीटर कवर कर लेती है और मेरे कानों तक तो मल्टीपल इको भी सुनाई दे सकते हैं अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इको। सोनार एंड रडार, तो सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये टेक्निक यूज होती है डिस्टेंस मेजर करने के लिए। जैसे अ, जो हमारे वहाँ पे जाते हैं, जो हमारे शिप्स जाते हैं, वो एक सोनार लेके जाते हैं ताकि वो जो सी बेड के अंदर जो कोई चीज़ रखी हुई है, वो उसका डिस्टेंस पता करने के लिए कि कितना डीप में वो चीज़ रखी हुई है या फिर उसका सी बेड कितना नीचे है। ठीक है, शिप्स में क्या होता है? सोनार होता है और ये डिवाइस लगा रहता है और एक एक वेव को रिफ्लेक्ट करते हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आती है और उस टाइम को मेजर करके वो सी बेड का सी बेड की डेप्थ पता कर सकते हैं। सोनार कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसमीटर एंड ए डिटेक्टर। एक क्या होता है? ट्रांसमीटर होता है सोनार में और एक होता है डिटेक्टर। ठीक है, एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है डिटेक्टर। तो ये सोनार ने क्या करा? यहाँ से ट्रांसमिट किया और यहाँ से डिटेक्ट। ट्रांसमिट होने के बाद डिटेक्ट करता है और इस डिस्टेंस को मेजर करके टाइम से जो भी है वो डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर स्पीड ऑफ साउंड हमें पता है वाटर में, हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। यानी जाने का डिस्टेंस d, आने का डिस्टेंस d और 2d, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2d इज इक्वल टू वेलोसिटी, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्टेंस आ जाएगा v इंटू टी अपॉन 2। हमें डिस्टेंस पता पड़ जाएगा सी बेड का कि जो शिप के नीचे जो समुंदर है, सब बेड सी बेड जो समुद्र का जो तला है, तल से बोलते हैं, सी बेड है, वो कितना ज़्यादा गहरा है। ठीक है, दिस मेथड इज कॉल्ड इको इको लोकेशन और इको रेंजिंग। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस मेथड को क्या बोलते हैं? इस मेथड से डिस्टेंस को पता करने को, सी बेड की डिस्टेंस पता करने को इको लोकेशन और इको रेंजिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रासाउंड्स। क्या होते हैं? अल्ट्रासाउंड्स आर हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स हैविंग अ फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज। तो ये कहाँ यूज़ होते हैं? 20 किलोहर्ट्ज होता है, ये हम सुन नहीं सकते हैं। और ये हम यूज़ कहाँ करते हैं? अल्ट्रासाउंड जो है, स्कैनिंग इमेजेस ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स। जब आप चाहते हो एक अल्ट्रासाउंड में, जब हॉस्पिटल्स में को अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो स्कैनिंग इमेजेस ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, जो हमारे लंग्स हैं, है ना, और हमारी कोई बॉडी में प्रॉब्लम है तो उसको स्कैन करने के लिए उसको अल्ट्रासाउंड करते हैं। डिटेक्टिंग क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स, जो मेटल ब्लॉक्स हैं उसमें क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। क्लीनिंग पार्ट्स दैट आर हार्ड टू रीच। ठीक है, कुछ पार्ट्स, बड़े बड़े मशीनरी पार्ट्स आते हैं जहाँ तक हम लोग मैनुअली नहीं पहुँच सकते हैं और अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हम लोग उसको डिटेक्ट करते हैं। नेविगेशन, कम्युनिकेटिंग और डिटेक्शन ऑब्जेक्ट्स ऑन एन अंडरग्राउंड सरफेस ऑफ वाटर। सपोज अंडरग्राउंड वाटर, हमें कोई कुछ चीज़ें ढूंढनी है अंडरग्राउंड में, वाटर के अंडरग्राउंड में, तो हम लोग अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम लोग उसको डिटेक्ट करते हैं। अल्ट्रासाउंड जैसे ही उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होता है और जो वापस रिसीव होता है, तो जो सिग्नल हमें रिसीव होते हैं उसके थ्रू हम लोग पता लगाते हैं कि जो सरफेस पे जो बॉडी है वो कितनी बड़ी है या फिर क्या चीज़ रखी हुई। ठीक है, रिवर्ब्रेशन। रिवर्ब्रेशन क्या होता है बच्चों? रिवर्ब्रेशन क्या होता है कि जो ऑडिटोरियम में हम जाते हैं या थिएटर में जाते हैं, तो बड़े बड़े थिएटर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड प्रोड्यूस होने के बाद बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है और हमें वो सुनाई देता है। बार बार वो आवाज़ हमें कानों पे सुनाई देती है, एक आवाज़ 2-3 बार सुनाई देती है। तो इस साउंड को रिड्यूस करने के लिए, इस रिफ्लेक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। तो आजकल थिएटर में देखा होगा, आजकल क्या यूज़ करते हैं? साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि हमें जो आवाज़ है वो क्लियर सुनाई दे। अगर रिवर्बरेशन होगा तो हमें आवाज़ ढंग से सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो फायरबोर्ड और रफ प्लास्टर, हम उसमें क्या यूज़ करते हैं? रफ प्लास्टर यूज़ करते हैं थिएटर्स। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है?
डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर, अभी हम बात कर रहे हैं सोर्स और ऑब्जर्वर की, तो सोर्स और ऑब्जर्वर मतलब एक साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है और एक सुनने वाला है, एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो अगर स्टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक जगह रुका हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स चल रहा है किसी स्पीड से या फिर ये चल रहा है किसी, तो क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज होगी ऑब्जर्वर के लिए, ठीक है। जो ऑब्जर्वर सुनेगा वो चीज़, अगर साउंड वेव ट्रैवल कर रहा है, आप इसको छोड़िए, साउंड वेव अगर ट्रैवल कर रहा है तो हम जैसे कोई चीज़ दूर से पास आ रही है तो हमें वो आवाज़ धीरे धीरे चेंज या तेज़ आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो सोर्स है वो चल रहा है, सोर्स चल रहा है साउंड ऑब्जर्वर के पास में, ठीक है, ऑब्जर्वर की तरफ चल रहा है और साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है और ऑब्जर्वर की तरफ चल भी रहा है। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे वो ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तब क्या होगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। और कब तक बढ़ेगी, जब तक वो उसके बिल्कुल पास नहीं आ जाता। और जैसे ही दूर जाना चालू करेगा, उस ऑब्जर्वर जो साउंड की फ्रीक्वेंसी वो ऑब्जर्वर के लिए वो साउंड की फ्रीक्वेंसी फिर कम होती जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे पास गया, ऑब्जर्वर के लिए साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, और जैसे ही दूर जाएगा ऑब्जर्वर के लिए साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, इफ वन इज स्टैंडिंग ऑन ए स्ट्रीट कॉर्नर एंड एन एम्बुलेंस अप्रोचेस विद अ सायरन बीन, ठीक है। अब एक आदमी स्ट्रीट पे खड़ा है और एक उसकी एम्बुलेंस की आवाज़ आने लगी, ठीक है। तो एम्बुलेंस की आवाज़ आती गई, जैसे जैसे उसके पास आती गई एम्बुलेंस की आवाज़ तेज़ होती गई, है ना। और एकदम से उसकी पिच मतलब फ्रिक्वेंसी उसकी तेज़ हो जाएगी और वो बहुत ही पास आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा तेज़ सुनाई देगी। और जैसे वो एम्बुलेंस दूर चली जाएगी तो हमें उसकी पिच, हमें लो पिच यानी फ्रिक्वेंसी, है ना, एक ही बात है, पिच हमें कम सुनाई देगी। जैसे जैसे पास आएगी उसकी पिच बढ़ जाएगी, हमें तेज़ आवाज़ सुनाई देगी, और जैसे जैसे दूर जाती जाएगी पिच कम हो जाएगी और हमें धीरे धीरे आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। अब है ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर क्या होता है, द ईयर इज अ सेंसिटिव ऑर्गन ना, एक ईयर जो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी बॉडी का, है ना। इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, साउंड को डिटेक्ट करता है, साउंड को डिटेक्ट करता है, ट्रांसमिट करता है, और है ना, और एंड ट्रांसड्यूसिंग ऑफ साउंड एंड मेंटेनिंग अ सेंस ऑफ बैलेंस, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर एक बैलेंस को मेंटेन करता है ना। अब हमारे साउंड के अंदर, हमारे ईयर के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, एक होता है हमारा आउटर ईयर और विजुअल पार्ट, जो हमें एक जो सबको दिखता है, ये वाला पार्ट है, तो बोलते हैं पिन्ना। इसको क्या बोलते हैं, PINNA, पिन्ना। पिन्ना क्या होता है, इसकी शेप ऐसी होती है कि ये साउंड को, वेव्स को दूर से ही कलेक्ट करता है, मतलब पूरी जितनी भी साउंड वेव्स आती हैं सबको कलेक्ट कर लेता है, और ये क्या करता है, कलेक्ट करके उसको अंदर की तरफ भेज देता है। उसके बाद एक ट्यूब में ये सारी साउंड कलेक्ट होने के बाद एक ट्यूब के थ्रू हमारे अंदर पार्ट्स में जाती है, ठीक है। तो पिन्ना कलेक्ट साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। पिन्ना क्या करता है, साउंड को कलेक्ट करता है सराउंडिंग से। साउंड पासिस थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल के थ्रू साउंड किसमें जाती है, अंदर जाती है, ठीक है। ईयर ड्रम वाइब्रेट्स इन रिस्पॉन्स टू इंसिडेंट साउंड वेव्स। इसके अंदर हमारे एक अंदर ईयर ड्रम रखा है, ठीक है। ये एक ईयर ड्रम है, दिख रहा होगा आपका डायग्राम में। ईयर ड्रम क्या करता है कि वाइब्रेट करता है, जैसे साउंड आती है उस तरीके से ये वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन आर एम्पलीफाइड एंड ट्रांसमिटेड फर्दर बाय 3 बोन्स, ठीक है। तो ये आपको 3 बोन्स दिख रही होगी, जो वाइब्रेशन होते हैं वो एम्पलीफाई होते हैं हमारे ईयर ड्रम, जैसे ट्यूब के बाद हमारे ईयर ड्रम तक पहुंचते हैं। वहाँ पे जो है, जैसे ही वो टकराते हैं, टकराने के बाद वो एम्पलीफाई होते हैं। एम्पलीफाई मतलब उसकी जो बहुत ही छोटी से छोटी साउंड है वो वहाँ पे ग्रो कर जाती है, ग्रो इसलिए करती है ताकि हम उसको ढंग से सुन सकें, ठीक है।
अब जैसे ही अंदर गई, अंदर जाने के बाद एम्पलीफाई हुई और ट्रांसमिट होती है 3 बोन्स के थ्रू। 3 बोन्स कौन सी है? हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। हमारे पास 3 बोन्स हैं, एक होती है हैमर और एक है हैमर, एक है एनविल और एक है स्टिरअप। 3 बोन्स है हमारे पास। हाँ, हमारे पास यहाँ पे 3 बोन्स हैं, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। तो हैमर को क्या बोलते हैं? मेलिस। हैमर को क्या बोलते हैं? मेलिस। ठीक है, तो हैमर, मेलिस एक है, 3 बोन्स हैं जिनके थ्रू जो साउंड है वो इनर ईयर में जाती है। एक होती है मेलिस, मेलिस को क्या बोलते हैं? हैमर। दूसरा है इनकस, इनकस को क्या बोलते हैं? एनविल। एक दूसरी बोन है इनकस। और तीसरी क्या है? स्टिरअप। स्टिरअप को उसको क्या बोलते हैं? स्टैप्स। ठीक है, स्टैप बोल सकते हैं, यहाँ स्टिरअप बोल सकते हैं। ठीक है, 3 ये स्टैप्स। ठीक है, ये एक बोन, दूसरी बोन और तीसरी बोन। मैलस, इनकस एंड स्टैप्स। मैलस, इनकस एंड स्टैप्स। मैलस को बोलते हैं हैमर, इनकस को बोलते हैं एनविल, हैमर को बोलते हैं मैलस, एनविल को बोलते हैं इनकस और स्टिरअप को बोलते हैं स्टैप्स। स्टिरअप थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बायोलॉजी वर्ड है। ठीक है, तो हमारे पास 3 बोन्स होती हैं जो क्या करते हैं? साउंड को मिडिल ईयर से इनर ईयर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा मिडिल ईयर है, ये पूरा मिडिल ईयर है। 3 बोन्स, 3 बोन्स के थ्रू ये जो है इनर ईयर तक पहुंच रही है। इन द इनर ईयर द कॉक्लिया कन्वर्ट्स प्रेशर सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इनर ईयर में क्या होता है? एक कॉक्लियर नर्व होती है, कॉक्लियर नर्व होती है। एक कॉक्लिया, ये एक हमारे पास ऑर्गन है, ये क्या करता है? जो प्रेशर सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो है वो सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू ही जा सकता है, मैकेनिकल सिग्नल डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो जो कॉक्लिया है वो क्या करेगा? प्रेशर सिग्नल को किस में चेंज करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करेगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का क्या होगा? वो हमारे ब्रेन में चला जाएगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो किस में जाएंगे? ब्रेन में चले जाएंगे थ्रू ऑडिटरी नर्व, और के बाद का इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वापस एक बार रिवाइज करते हैं। ह्यूमन ईयर क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गन है जो साउंड को डिटेक्ट करता है, ट्रांसमिट करता है और एक बैलेंस बना के रखता है हमारी बॉडी में और आसपास। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ईयर होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आउटर ईयर जो हमें दिखता है, दूसरा होता है, उसको आउटर ईयर को बोलते हैं पिन्ना। ठीक है, तो पिन्ना क्या करता है? साउंड को कलेक्ट करता है। उसका शेप ऐसा होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा साउंड को कलेक्ट कर सके। उसके बाद क्या होता है? वो जो साउंड है वो हमारे जो कैनाल के थ्रू कहाँ जाती है? ऑडिटरी कैनाल के थ्रू हमारे ईयर ड्रम तक पहुँचती है। ईयर ड्रम में क्या होता है? ये एम्पलीफाई होती है और फिर 3 बोन है हमारे पास, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। 3 बोन के थ्रू ये इनर ईयर में जाती है। ठीक है, 3 बोन्स क्या करती हैं? साउंड को हेल्प करती हैं ताकि वो अंदर वाले ईयर में जा सके। ठीक है, तो इनर ईयर में क्या होता है? जो प्रेशर सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज होते हैं। प्रेशर सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज होंगे और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो हमारे ब्रेन में चले जाएंगे ताकि हम इंटरप्रेट कर सकें कि वो चीज़ सामने वाला क्या बोलना चाहता है, या वो जो चीज़ है वो हमारे काम की है कि नहीं है, या हम उसको रिस्पॉन्स करें या ना करें। ठीक है, ये हमारा हो गया साउंड चैप्टर। बहुत ही ईजी है और मुझे लगता है कि बहुत ही हमने रिवीजन किया है इसका बहुत ही अच्छी तरीके से। और अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आगे वाले हम जो हमारे लेक्चर्स आएंगे उसमें हम और इम्प्रूवमेंट करेंगे, और ताकि हम आपको बेटर से बेटर हम आपका रिवीजन करा सकें क्लास 9th का। ठीक है, चलिए, थैंक यू।